जी नमस्कार, स्वागत है। साथियों, आज हम एक ऐसी संस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस सभा और संस्था ने हमारे भारत के शासन रूपी जो रथ है, उसकी यात्रा के बारे में लिखा। भारत का भाग्य कैसा होगा, यहाँ पे निवास करने वाले 145 करोड़ देशवासियों को क्या-क्या मिलेगा, शासन के इन उद्देश्यों की सहायता से किस प्रकार से हमारे देश में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता को सुनिश्चित किया जाएगा। आप सभी उस सभा का नाम जानते होंगे। उस सभा का नाम है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में पढ़ना प्रारंभ करें उससे पहले यहां पे एक शब्दावली है जिसका नाम है संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बारे में समझ लेते हैं। साथियों, लिखा हुआ है संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सबसे पहले मैं बात करूं संविधान की, तो संविधान क्या है? समधन विधान। विधान का तात्पर्य क्या होता है? विधान का तात्पर्य होता है कानून या विधि। और सम का तात्पर्य क्या होता है? सम्मान, इक्वल। एक ऐसा कानून, एक ऐसा विधान या एक ऐसी विधि जो सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू होती है, या एक ऐसा कानून जो सभी देशवासियों को एक समान दृष्टिकोण से या एक नजरिए से देखता है, उस कानून का नाम क्या है? संविधान। और यही सिद्धांत हम फंडामेंटल राइट्स में आगे पढ़ते हैं कि विधि के समक्ष समता, अर्थात कानून के सामने हमारे सभी देशवासी क्या होंगे? बराबर होंगे। संविधान के सामने हमारे सभी देशवासी क्या होंगे? एक समान होंगे। इसलिए हमारी न्याय की देवी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी और हाथ में एक तराजू लिया हुआ था जो समान स्थिति पे था। वो ये बता रहा था कि हमारी न्याय की देवी सामने वाले व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा क्या है, इस बात से प्रभावित नहीं होगी, अपितु न्याय की देवी सभी लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करेगी? एक समान व्यवहार करेगी। यही मीनिंग है कौन से शब्द का? संविधान का। इस शब्द की व्याख्या हम और तरीके से भी कर सकते हैं कि संविधान का तात्पर्य क्या है कि संविधान एक सर्वोच्च विधान है। कैसा विधान है? सर्वोच्च विधान या कानून है। हमारे देश में विधायिका द्वारा जितने भी कानून निर्मित किए जा रहे हैं, चाहे संसद के द्वारा कानून निर्मित किया जा रहा है, चाहे राज्य विधानमंडल द्वारा कानून निर्मित किया जा रहा है, ये सभी कानून किसके अधीन है? वो हमारी देश की सर्वोच्च विधि, हमारे देश की सर्वोच्च कानून जिसका नाम क्या है? संविधान, उसके अधीन होगा। तो संविधान क्या है? सर्वोच्च विधान है या सर्वोच्च क्या है? कानून है। इसका मीनिंग ये निकला साथियों कि हमारे देश में किसकी सर्वोच्चता होगी? हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता होगी। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के प्रिंसिपल की पालना की जाएगी, संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत की पालना की जाएगी। यह शब्द ये व्याख्या करता है कि हमारी संसद द्वारा निर्मित जितनी भी विधियां हैं और राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित जितनी भी विधियां हैं, वो किसके अधीन होगी? संविधान के अधीन होगी। देखिए, ये है हमारा संविधान, और इसी विधान के अंतर के अधीन कौन से कानून होंगे? जितने भी देश में कानून चल रहे हैं, चाहे आरटीआई कानून है, चाहे और हजारों जो कानून है, वो सब कानून किसके अधीन होंगे? संविधान के अधीन होंगे। और अगर किसी देश में संविधान की सर्वोच्चता चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी चलती है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कि भाई उस देश में संविधान तो है, लेकिन संविधान के साथ साथ कौन सा सिद्धांत भी चल रहा है? संविधानवाद का सिद्धांत भी चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी अपनाया गया है। तो आगे मैं व्याख्या करूंगा कि भारत में ना केवल संविधान को अपनाया गया है, संविधान का सिंपल तात्पर्य नियमों का एक लिखित संग्रह है। ना केवल भारत में संविधान को अपनाया गया है, अपितु भारत में संविधानवाद को भी अपनाया गया है। संविधानवाद शब्द का अभी के लिए मीनिंग इतना याद रखना है कि संविधानवाद बराबर संविधान की सर्वोच्चता, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी। अब इसका मीनिंग मैं क्या नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है, इसका मीनिंग है हमारे देश में संसद की सर्वोच्चता नहीं है। क्योंकि हमारी देश की जो संसद है वो किसके अधीन है? संविधान के अधीन है। इसका मीनिंग है मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भारत में राष्ट्रपति की सर्वोच्चता नहीं है। ये बात जरूर है
कि भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, लेकिन राष्ट्रपति भी किसके अधीन होगा? संविधान के अधीन होगा। हमारी न्यायपालिका, हमारे देश में न्यायपालिका की सर्वोच्चता नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश में किसकी सर्वोच्चता होगी? संविधान की सर्वोच्चता होगी, न्यायपालिका की सर्वोच्चता नहीं होगी। जैसा कि साथियों आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कहां पे संसद की सर्वोच्चता चलती है। ब्रिटेन के अंदर संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया जाता है, और कहां पे न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। यूएसए में न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया जाता है, लेकिन भारत में किसकी सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है? भारत में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। यहां तक बातें क्लियर होना चाहिए, और यहीं से क्वेश्चन अभी ईओआरओ के एग्जाम में भी पूछा गया। स्टेटमेंट यही था कि अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है और ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, जबकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो स्टेटमेंट एकदम सही था। तो मैंने आपको यह बताया है कि संविधानवाद क्या है, लेकिन अब हम देखते हैं संविधान क्या है। संविधान क्या है? संविधान लिखित और मौखिक नियमों का संग्रह है। कुल मिला के हमने बहुत सारे नियम बना रखे हैं और उन नियमों को क्या कर रखा है? संग्रहित कर रखा है। या तो हमने लिखित फॉर्मेट में संग्रहित कर रखा होगा, या अलिखित फॉर्मेट में हमने संग्रहित कर रखा होगा। और जिस किसी देश में रहने वाले सभी लोगों पर सामूहिक रूप से उस विधि या उस कानून को या उन नियमों को सभी देशवासी क्या करते हैं? मानते हैं। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर, एक तो आप बोल रहे हैं कि संविधान के ये जो नियम हैं वो लिखित भी हो सकते हैं, और दूसरा क्या हो सकते हैं? अलिखित भी हो सकते हैं। यानी क्या हो सकते हैं? मौखिक भी हो सकते हैं। अब लिखित होने का तात्पर्य क्या है? अगर मैं बोलूं कि किसी भी देश का संविधान लिखित संविधान है, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मीनिंग हुआ कि उस देश का संविधान का निर्माण करने के लिए वहां पे एक सभा का गठन किया गया, जिस सभा को हम क्या बोलते हैं? संविधान सभा। और वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो कौन से राष्ट्र में सर्वप्रथम संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया? तो वो ये गठन किया गया यूएसए में। यूएसए के अंदर 1787 में एक फिलाडेल्फिया कन्वेंशन होता है, और वो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के तहत ही यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि यूएसए का संविधान सबसे जो पुराना लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसका है? वो है जी यूएसए का। ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं अलिखित संविधान। क्या अलिखित संविधान का तात्पर्य यहां पे सब कुछ कानून मौखिक में ही चल रहे हैं क्या? अगर सब कुछ कानून मौखिक में चल रहे हैं तो सभी व्यक्ति अपने हिसाब से उसकी अलग अलग व्याख्याएं कर लेंगे। ऐसी बात नहीं है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का तात्पर्य है ऐसा देश जिसमें संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का क्या नहीं किया गया? गठन नहीं किया गया। अगर संविधान सभा का गठन नहीं किया गया, अपितु हुआ क्या? जैसे ये एग्जाम्पल लागू होता है ब्रिटेन के लिए। ब्रिटेन में क्या हुआ? ब्रिटेन में संविधान लिखने के लिए कभी भी वहां पे संविधान सभा का गठन नहीं किया गया, अपितु वहां की पार्लियामेंट या वहां की संसद के द्वारा जो कानून बनते गए वही संविधान का स्वरूप ग्रहण करते गए। इसलिए ब्रिटेन में संसदीय विधि और संविधान संशोधन वाली विधि में कोई अंतर नहीं होता है। जो वहां की संसद ने कानून बना दिया, साधारण कानून बना दिया, वही वहां का क्या बन गया? संविधान बन गया। तो वहां की संसद ने मान लो एक कानून बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया गया, ऐसे कानून जुड़ते गए और ब्रिटेन का संविधान बनता गया। तो ब्रिटेन का संविधान अभी भी बन रहा है, एक गतिशील प्रक्रिया है। इसलिए यह भी बोला जाता है कि ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर आधारित है, कन्वेंशन पर आधारित है, और ये कन्वेंशन कौन करता है? वहां पे संसद। तो ब्रिटेन के संविधान को हम अलिखित संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे संविधान के निर्माण के लिए कभी भी संविधान सभा का गठन नहीं किया गया था, अपितु वहां पे जो संसदीय परंपराओं से जो भी कानून बनते गए वही संविधान का स्वरूप ग्रहण करते गए। तो इसीलिए हमारे पहली लाइन क्या लिखी थी कि संविधान क्या है? संविधान लिखित भी हो सकता है और संविधान क्या हो सकता है? अलिखित।
और लिखित होने का मीनिंग क्या है और अलिखित होने का मीनिंग क्या है, मैंने आपको समझाया। अब इसके हिसाब से आप मेरे को बताइएगा, देखें कि भारत का संविधान कैसा संविधान होगा, लिखित संविधान होगा या अलिखित संविधान होगा। क्योंकि हमें पता है कि भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, इसलिए भारत का संविधान कैसा संविधान होगा, लिखित संविधान होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है जी, ये पहला स्टेटमेंट कि संविधान क्या है, लिखित और मौखिक नियमों का संग्रह है जो सभी लोगों पर समान रूप से क्या होगा, लागू होगा। फिर दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सर्वोच्च कानून है, सुप्रीम लॉ है। ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि संविधान क्या है, सर्वोच्च विधान है, सर्वोच्च कानून है। और जहां संविधान की सर्वोच्चता है उसको हम क्या बोलते हैं, संविधानवाद बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलते हैं। 1 मिनट के लिए मैं आपको यहां पे 2 चीजों में टेक्निकल डिफरेंस भी बता देता हूं। एक है संविधान और दूसरा क्या है, दूसरा है संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखिए, संविधान का सिंपल मीनिंग क्या है कि नियमों का एक संग्रह है। और विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं सभी राष्ट्रों में लगभग संविधान चलता है। चाहे अगर हम बात करें उत्तरी कोरिया की, तो उत्तरी कोरिया में भी अपना उनका संविधान है, उन्होंने भी कोई छोटे मोटे नियम तो बनाए रखे हैं। अगर हम बात करें चीन की, तो चीन के पास में भी अपना क्या है बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। लेकिन क्या उत्तरी कोरिया में वहां के संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत चलता है या वहां के राजा की सर्वोच्चता चलती है? उत्तरी कोरिया में तो किसकी सर्वोच्चता चलती है, वहां के राजा की सर्वोच्चता। इसका मीनिंग मैं क्या बोलूंगा कि भाई साहब, उत्तरी कोरिया में संविधान है लेकिन क्या नहीं है, संविधानवाद नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। उसी प्रकार में बात करूं अगर चीन की, तो चीन के लिए भी हम बोलते हैं कि चीन में संविधान है लेकिन वहां पे संविधानवाद नहीं है, क्योंकि वहां संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में क्या है, भारत में संविधान भी है और भारत में क्या चल रहा है, संविधानवाद भी चल रहा है। ठीक है जी, तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखें। ओके, तीसरी बात क्या है कि संविधान क्या है, बुनियादी सिद्धांतों का एक समूह है। संविधान उन नियमों का समूह है जिस पर हमारे शासन की क्या टिकी है, नींव टिकी है। अगर हम कोई महल बनाएंगे तो पहले क्या बनाएंगे, नींव बनाएंगे। तो अगर हमारे देश में किस प्रकार का शासन का स्वरूप होगा और इस शासन का उद्देश्य क्या होगा, शासन का ध्येय क्या होगा, लक्ष्य क्या होगा, उसके लिए हम एक महल बनाएंगे। लेकिन पहले क्या बनानी है, नींव बनानी है। और नींव को हम क्या बोलेंगे, बुनियादी सिद्धांत बोल देंगे, बुनियादी नियम बोल देंगे। और इन बुनियादी सिद्धांतों में क्या क्या व्याख्याएं हो सकती है कि हमारे देश का शासन का स्वरूप किस प्रकार का बनाया जाए। अगर मैं शासन के स्वरूप की बात करूं तो हमारा देश एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, समाजवादी राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है, गणराज्य को अपनाया गया है, संसदीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली, ये सब बताते हैं कि हमारे देश में शासन का स्वरूप कैसा है। फिर मैं बात करूं कि हमारा शासन का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, कि हमारे यहाँ सामाजिक न्याय लेके आना है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय लाना है, सभी को स्वतंत्रता देनी है, ये हमारे शासन के क्या है, उद्देश्य है। तो इन सभी का व्यापक वर्णन होता है कहां पे, संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इतनी स्लाइड में मैंने आपको क्या समझाया है, पहले उसका मैं रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। देखिए, संविधान क्या है कि एक संविधान लिखित या अलिखित नियमों का क्या है, समूह है। और ये जो सभी लोगों पर क्या होता है, समान रूप से क्या होता है, लागू होता है। दूसरी है कि संविधान क्या है, एक सर्वोच्च विधान है, सर्वोच्च कानून है। तीसरी बात है कि संविधान क्या है, संविधान में हमारे यहाँ बुनियादी सिद्धांतों का क्या होता है, बुनियादी सिद्धांतों का उल्लेख होता है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि संविधान के साथ साथ संविधानवाद क्या होता है। संविधानवाद का तात्पर्य क्या होता है, वह राष्ट्र जिसमें संविधान के साथ साथ संविधान की क्या हो, सर्वोच्चता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, संविधानवाद बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोलेंगे। और याद रखें, भारत में किसकी सर्वोच्चता है, संसद की सर्वोच्चता नहीं है, राष्ट्रपति की सर्वोच्चता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता नहीं है, अपितु किसकी सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है। फिर मैंने आपको यह भी समझा दिया इतनी देर में
कि एक तो संविधान होता है जिसको हम बोलते हैं लिखित संविधान, और किस लिखित संविधान उस राष्ट्र का होता है जहां संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। और अलिखित संविधान का तात्पर्य क्या होता है कि जहां संविधान के निर्माण के लिए कभी भी संविधान सभा का गठन नहीं किया गया, अपितु वहां की जो विभिन्न प्रकार के कन्वेंशन है वो आपस में जुड़ते जाते हैं और संविधान बनता जाता है। कहां का संविधान लिखित संविधान है? सबसे पुराना लिखित संविधान है यूएसए का, और उसके बाद में किसका है बताओ? भारत का। यानी एक भारत का एग्जाम्पल है, और भी लिखित संविधान है। अलिखित संविधान में हम सबसे ज्यादा एग्जाम्पल किसका प्रयोग में करते हैं? ब्रिटेन का। ठीक है जी, हमने ये कुछ चीजें जानी। आप जब भी क्लासे ले, आप अपने साथ में रफ कॉपी रखे, फेयर कॉपी रखे, जो भी आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहे, कुछ ना कुछ लिखते रहे, ताकि आपका माइंड भी क्या रहे? एक्टिव रहे। अब ये एनसीईआरटी की बुक में संविधान का कार्य लिखा हुआ है, और पिछले 2-3 एग्जामों में यहां से एज इट इज क्वेश्चन भी आ रहा है कि संविधान का कार्य निम्नलिखित में से है या नहीं है। और वहां पे ऑप्शन सभी आपको एज इट इज सेम ही लगते हैं, लेकिन कौन सा सही मानना है? जो एनसीईआरटी में ये जो 4 लिखे हुए हैं। संविधान का कार्य क्या है? कि संविधान का पहला कार्य तो यह है कि संविधान हमको क्या करता है? बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है कि हमारे देश में जो शासन होगा, जो प्रशासन होगा, जो शासन और प्रशासन की जो नींव होगी, और नींव के लिए कौन से जो नियम होंगे, इन नियमों को उपलब्ध कौन करवाता है? कॉन्स्टिट्यूशन उपलब्ध करवाता है। और अभी मैंने आपको बता दिया कि ये नियम किस किस के लिए हो सकते हैं। याद रखें, एक तो शासन के स्वरूप के लिए, और शासन का स्वरूप क्या है? वही गणतंत्र होना, संसदीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली, ये शासन के क्या है? स्वरूप है। और उसके बाद में किसके बारे में भी बताते हैं? बताओ, शासन का उद्देश्य। और शासन का उद्देश्य आपको बताया, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। ठीक है जी। तो पहला क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है, और जिसी के आधार पर हमारे यहाँ शासन और प्रशासन की व्यवस्थाएं क्या होती है? संचालित होती है, और वो शासन और प्रशासन फिर उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का भी प्रयास करता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि संविधान ये क्लियर करता है या स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की क्षमता किसके पास होगी? सरकार कैसे निर्मित होगी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमें यह पता चलता है कि हमारे देश में जो डिसीजन मेकिंग का पावर है वो किसके पास में आएगा, और हमारे देश की जो सरकार है वो किस प्रकार से गठित होगी। इसका मीनिंग है कि ये हमारे सरकार के एक तो संरचनात्मक पक्ष को समझाता है। संरचनात्मक पक्ष को कैसे समझाता है? कि हमारे देश के अंदर जो सरकार है वो सरकार किस प्रकार की होगी। हमारे देश की जो सरकार है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाली होगी या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाली होगी। हमारे देश में शासन जनता स्वयं करेगी या शासन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। ये किसके द्वारा बताया जाएगा? ये संविधान के द्वारा बताया जाएगा। तो आप सभी को पता है हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसको हम जन प्रतिनिधित्व लोकतंत्र भी बोलते हैं। इसका मीनिंग है हमारे देश में जो सरकार गठित होगी वो किसके द्वारा गठित होगी? जनता के द्वारा गठित होगी। जनता मतदान करेगी, और मतदान करने के बाद में हमारे यहाँ विधायिका में जाके लोग बैठेंगे, और जिस दिल को बहुमत होगा उसकी क्या बन जाएगी? सरकार बन जाएगी। आगे इसको डिटेल में जानेंगे। पहले तो सरकार कैसे निर्मित होती है, और फिर हमने उस सरकार को, जो सरकार गठित हुई है, उस सरकार को डिसीजन मेकिंग का क्या दिया है? अधिकार दिया है कि वो निर्णय ले सकती है। और निर्णय लेने का पावर दिया किसने है? हम भारत के लोगों ने दिया है। और कैसे दिया है? मतदान के द्वारा दिया है। तो दूसरा पॉइंट यह है कि संविधान ये स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की क्षमता किसके पास में होगी, सरकार कैसे निर्मित होगी। अगला पॉइंट क्या है साथियों? कि संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए गए कानूनों में उच्च सीमाएं लगाता है। अर्थात सरकार अधिकारों की सीमाओं को तैयार करता है, वो स्पष्ट करता है कि नागरिकों का अधिकार क्या है। ये पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है। कि पॉइंट क्या है कि संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए गए कानूनों पर उच्च क्या लगाता है? सीमाएं लगाता है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे संविधान ये बताता है कि हमारे देश में जो शासन होगा वो कैसा शासन होगा? सीमित शासन होगा, लिमिटेड गवर्नेंस होगा। या मैं इसको बोल दूं कि हमारे देश में जो सरकार होगी
वो कैसी सरकार होगी? सीमित सरकार होगी, लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। जबकि जहां संविधान नहीं होता है, जहां जहां नियमों का समूह का अभाव होता है, जहां ये चलता है कि राजा का आदेश ही क्या है, कानून है, वहां पे क्या बताओ, सीमित कानून हो सकता है? नहीं। वहां पे कौन सा कानून होगा? असीमित सरकार होगी, वहां पे असीमित शासन होगा, अनलिमिटेड गवर्नमेंट होगी। तो भारत में सरकारें जो होगी वो लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। ये हमें बताएगा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। भारत की सरकार सीमित सरकार कैसे होगी, इस बात को समझिए कि पहली बात तो भारत की सरकार पे सीमाएं कौन लगाता है? भारत की सरकार पे सीमाएं लगाता है हमारे नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो मूल अधिकार। इसका मीनिंग है हमारी सरकारें, विधायिका एवं कार्यपालिका कोई ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगी या कार्यपालिका कोई ऐसी नीति का निर्माण नहीं करेगी जिसे हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या हो, उल्लंघन हो। इसका मीनिंग है कि ये जो सरकार है, इस सरकार की कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं से बाहर जाके ये कार्य नहीं कर सकती है। ये सरकार हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकती है। सरकार पर सीमाएं कौन लगाता है? सरकार पर सीमाएं लगाता है संविधान। क्यों लगाता है? क्योंकि मैंने कहा भारत में किसकी सर्वोच्चता है? संविधान की सर्वोच्चता। इसका मीनिंग है हमारी सरकार कोई ऐसी विधि या ऐसा कानून भी नहीं बनाएगी जिससे हमारे संविधान के प्रावधानों का क्या होता हो, उल्लंघन होता हो। इसका मीनिंग है कि हमारी गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर नहीं है, अपितु कैसी पावर है? लिमिटेड पावर है। अब इन सीमाओं को चेक कौन करता है कि सरकार अपनी सीमाओं में कार्य कर रही है या अपनी सीमाओं से बाहर निकल के कार्य कर रही है? आगे हम इसको विस्तृत जानेंगे। यह कार्य होता है न्यायपालिका का। न्यायपालिका विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों की जांच करती रहती है और विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों की जांच करके यह बताती है कि यहां सरकार द्वारा किया गया कार्य संविधान के सीमाओं में है या नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि न्यायपालिका हमारे संविधान का क्या है? कस्टोडियन भी है। दो अगली बात क्लियर हो गई। हमारे देश में कैसा शासन, सीमित शासन या असीमित शासन? हमारी सरकार क्या मनमानी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है? सरकार मनमानी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती है। इन सरकार की मनमानी शक्तियों पर प्रतिबंध कौन लगाते हैं? हमारा संविधान प्रतिबंध लगाता है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्रतिबंध लगाते हैं। जबकि ब्रिटिश जो सरकार थी, औपनिवेशिक जो सरकार थी, उस सरकार की सीमाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं था। इसीलिए अंग्रेजों की सरकार कौन सी सरकार थी? असीमित सरकार। और हमने आजादी प्राप्त करके नया संविधान लेके कौन सी सरकार की स्थापना कर ली है? सीमित सरकार की स्थापना कर ली है। तो ये अच्छा पॉइंट है कि संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए गए कानूनों पर उस सीमाएं लगाता है, अर्थात सरकार के अधिकारों की सीमाओं को क्या करता है? तैयार करता है कि सरकार कहां तक कार्य करेगी ताकि हमारे नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं हो। अगला पॉइंट, अगला है संविधान सरकार को एक ऐसी क्षमता प्रदान करता है, एक ऐसी कैपेसिटी प्रोवाइड करता है जिसमें वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, अर्थात एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। साथियों, अगर मेरे से पूछा जाए कि एक लाइन में कि हमने संविधान क्यों लिखा, हमने संविधान इसलिए लिखा कि जो अन्यायपूर्ण समाज चल रहा था, जो भेदभाव पर आधारित जो समाज था, उसकी बजाय हम समतामूलक समाज की स्थापना कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की क्या कर सके? स्थापना कर सके। इसीलिए हमारे जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में भी जो उद्देश्य लिखे गए उसमें सबसे ऊपर क्या लिखा गया? न्याय। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हम एक न्यायपूर्ण, एक जस्टिस एबल सोसाइटी का क्या करना चाहते हैं? निर्माण करना चाहते हैं। और संविधान देशवासियों को क्या देना चाहता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना चाहता है। तो न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए ही हमने क्या लिखा है? संविधान लिखा है। तो यहां से आप 4 पॉइंट बना ले कि पहली बात तो बुनियादी नियमों का क्या उपलब्ध करवाता है? समूह उपलब्ध करवाता है। दूसरी बात यह बताता है कि हमारे सरकार की संरचना कैसी होगी, सरकार कैसे निर्मित होगी और हमारे यहां निर्णय कौन लेगा। और तीसरी बात, जो सरकार होगी वो सीमित होगी या असीमित होगी।
और फिर सरकार क्या करेगी। इन 4 पॉइंटों को 4 पॉइंट ही याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही सही है। क्या बताया मैंने कि संविधान का कार्य याद रखना है आपको। अब संविधान का कार्य क्या है कि संविधान पहली बात तो हमें क्या उपलब्ध करवा रहा है, बुनियादी नियम उपलब्ध करवा रहा है। अब ये बुनियादी नियम क्या बताएंगे, ये बुनियादी नियम बताएंगे कि हमारे यहां निर्णय लेने की सत्ता किसके पास में होगी और जो सरकार है उस सरकार का गठन कैसे होगा। फिर तीसरे में क्या याद रख लोगे इसी सीक्वेंस में कि ये जो सरकार होगी उसकी जो शक्तियां होगी वो सीमित शक्तियां होगी या असीमित शक्तियां होगी। तो ये सरकार की जो शक्तियां हैं वो सीमित शक्तियां होगी, तो हमारी सरकार कैसी सरकार हो जाएगी, सीमित सरकार हो जाएगी। नागरिकों के अधिकारों के आधार पर उस पर प्रतिबंध भी लगेगा। और फिर ये जो सरकार होगी, इस सरकार का पर्पज क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, ये सरकार हमारे यहाँ न्यायपूर्ण समाज की क्या करेगी, स्थापना करेगी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी गवर्नमेंट को ये कैपेसिटी दे रही है, ये क्षमता दे रही है कि वो हमारे यहाँ कौन से समाज की स्थापना कर सके, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। ऐसे आपको फ्रीक्वेंसी में याद रखना है चारों को एक साथ। सबसे पहले मैंने क्या बताया, बुनियादी नियमों का समूह है जो ये बताएगा कि निर्णय लेने की क्षमता किसके पास है, सरकार किस प्रकार से गठित होगी। तीसरा पॉइंट ये जो सरकार है वो सीमित होगी या असीमित होगी, यानी सीमित होगी। और चौथा पॉइंट ये सरकार कैसे समाज की स्थापना करेगी, न्यायपूर्ण समाज की क्या करेगी, स्थापना करेगी। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ कि संविधान क्या है, संविधान का कार्य क्या है, संविधानवाद क्या है, सीमित सरकार क्या है, लिखित संविधान क्या है, अलिखित संविधान क्या है। ऐसी टर्मिनोलॉजी को हमने सीख लिया है। अब हम अपने टॉपिक में प्रवेश करते हैं, अपने विषय वस्तु में प्रवेश करते हैं। विषय वस्तु का नाम क्या है, संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। सबसे पहली बात तो लिखा है सभा। सभा का सिंपल तात्पर्य है क्या है, समूह है, लोगों का समूह है। और ये लोगों का समूह किस लिए एकत्रित हुआ है, क्या चाय की थड़ी पे एकत्रित हुआ है क्या, नहीं। ये लोगों का जो समूह है वो हमारे देश के संविधान के निर्माण के लिए एकत्रित हुआ है, इस बनाने के लिए एकत्रित हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या है, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो संविधान सभा क्या है, लोगों का एक ऐसा समूह है जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, संविधान का प्रारूप तैयार किया जाएगा। तो संविधान सभा ऐसे लोगों का समूह है जिसका कार्य क्या है, संविधान का प्रारूप तैयार करना है, संविधान का ड्राफ्ट क्या करना है, तैयार करना है। अगर हम बात करें संविधान सभा के इतिहास की कि सबसे पहले कहां पे संविधान सभा का गठन किया होगा, तो सबसे पहले ये जो संविधान सभा का निर्माण किया गया, ये पहली विधिवत जो संविधान सभा, ये संविधान सभा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाई गई। और उसको हम क्या बोलते हैं कि वहां पे एक फिलाडेल्फिया कन्वेंशन हुआ था। यानी जैसे हम संविधान सभा बोल रहे हैं तो अमेरिका वाले ये बोलते हैं कि भाई हमारा जो संविधान है वो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के तहत लिखा गया था। इसलिए हम बोलेंगे कि दुनिया का सबसे जो पुराना लिखित संविधान है, दुनिया का सब पुराना जो लिखित संविधान है वो किसका संविधान है, यूएसए का संविधान है। क्योंकि यूएसए में सबसे पहली बार संविधान के निर्माण के लिए किसका गठन किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था। कब गठन किया गया था, 1787 में। और कौन सा कन्वेंशन हुआ था, फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। ठीक है, नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, कोई टेक्निकल बात है नहीं, याद रख लीजिएगा। अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, हमारी जो संविधान सभा है, यह संविधान सभा क्या रातों रात बन गई या एक लंबे राजनीतिक और ऐतिहासिक घटनाक्रम का पार्ट रही है। तो हमारी संविधान सभा रातों रात नहीं बनी, ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे उनकी आकांक्षाओं का परिणाम है, जो सपने वो लंबे समय से अब राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान देख रहे थे। कहा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वह वैश्विक स्तर पे जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनसे कुछ मायनों में अलग था। कुछ अलग मायने हैं। कुछ अलग मायने क्या है कि वैश्विक स्तर पर जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन संपन्न हुए उनका एक ही पर्पस था कि किसी न किसी प्रकार से हमको आजादी मिल जाए। लेकिन हमारे देश में जो भी राष्ट्रीय आंदोलन या नेशनल मूवमेंट चले, सभी नेशनल मूवमेंट में हमारा एक ही उद्देश्य था कि हमको आजादी तो मिले, लेकिन आजादी के बाद में हमारे देश का संविधान भी लिखा जाए, यानी आने वाले हजारों वर्षों के लिए भारत का भाग्य भी लिखा जाए।
और वो संविधान लिखने के लिए किसका गठन किया जाए, संविधान सभा का भी गठन किया जाए। इसलिए हम देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के कन्वेंशन में भी और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा भी और देश के बड़े बड़े जो नेतृत्व करता है उनके द्वारा भी ब्रिटिश सरकार के सामने अलग अलग मंचों पे बार बार संविधान सभा की क्या उठाई जाती है, मांग उठाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग उठाई जाती है और धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार भी हमारी मांगों को स्वीकार करती है। और ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है कि हमारी जो आजादी है वो एक झटके में नहीं मिली, वो पीस मिल इंजीनियरिंग थी, धीरे धीरे परिवर्तन था। ब्रिटिश सरकार हमको धीरे धीरे आजादी दे रही थी। कभी बोलती कि आपको हमने द्वैध शासन लागू कर दिया और आंशिक उत्तरदायित्व, फिर बोला हमने पूर्ण उत्तरदायित्व दे दिया, फिर बोला पहले हम प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायित्व दे रहे हैं, केंद्र में आधा उत्तरदायित्व दे रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे हमको क्या मिली साथियों, आजादी मिली। तो हमें इन आंदोलन की, राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में कहां कहां भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की मांग उठाई गई और किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार की ओर से इस संविधान सभा की मांगों को पूरा किया गया, तो वैसे उसके इतिहास को भी जानना जरूरी हो जाता है। अब इसका पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया है। हम सबसे पहले जानेंगे किस प्रकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक उनके द्वारा 1895 के अंदर एक स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। फिर 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा भी स्वराज प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 में भी प्रोविजन होता है। 1922 में किस प्रकार से महात्मा गांधी जी अपना स्टेटमेंट देते हैं, नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद में एम.एन. रॉय और उनकी जो स्वराज पार्टी है, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी समिति, 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और फैजपुर अधिवेशन और 1938 में हमारा जो हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में गांधी जी का जो हरिजन समाज पत्र था उसमें उन्होंने कुछ लिखा, फिर क्रिप्स मिशन और उसके बाद में सुप्रू समिति और फिर अंतिमतः आगे हमारे यहाँ कैबिनेट मिशन। और ये पूरी यात्रा को हम जानेंगे, आराम से समझते हैं साथियों। सबसे पहले मैं बात करूं 1895 की, बात है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये वही तिलक जो बार बार क्या बोलते थे कि आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे मैं क्या करूंगा, लेकर रहूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं कि आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका मीनिंग है ये आजादी जन्मसिद्ध अधिकार है तो किसने नहीं दी है, ब्रिटिश सरकार ने नहीं दी है। क्योंकि आजादी मतलब अधिकार, और अधिकार कोई देता नहीं है। अधिकार वो होते हैं जो हमें जन्मजाति क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे आपके कान पे अधिकार, आपके नाक पे अधिकार, आपके हाथ पे अधिकार किसका है, आपका ही है। ये बताओ मोदी जी या भजनलाल शर्मा जी देख के गए या जन्मजात ही हमको प्राप्त हो गया, जन्मजात भी प्राप्त हो गया। तो लोकमान्य तिलक बार बार कहा कि जब ये आजादी ब्रिटिश सरकार ने हमको दी नहीं तो वो हमसे छीन कैसे सकते हैं। इसलिए क्या बोला, आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब तक मैं इसे प्राप्त नहीं करता हूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो उन्होंने एक हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन बिल प्रस्तुत किया गया 1895 में। लोकमान्य तिलक के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल प्रस्तुत किया गया, संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वराज बिल भी बोलते हैं। और इसमें यह लिखा था कि इस विधेयक में यह प्रावधान था कि हम नागरिकों को क्या देंगे, फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देने का प्रावधान था। अब आप समझ रहे हैं कि लोकमान्य तिलक के द्वारा फंडामेंटल राइट्स देने की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि वो खुद ये मान रहे हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह ब्रिटिश सरकार ने नहीं दिया है। इसलिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल बना रहे हैं, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल बना रहे हैं, और जिसमें हम नागरिकों को क्या देने की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स देने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा इस बिल में सर्वप्रथम संविधान सभा का क्या दिखाई देता है, दर्शन दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन की मांग को उठाया था। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया और उसमें यह बताया कि जब हमारा देश आजाद होगा तो हम हमारे नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स देंगे, हमारे यहां डेमोक्रेटिक गवर्नेंस लेके आएंगे, ठीक है, शासन की नई व्यवस्थाएं स्थापित करेंगे। इसका मीनिंग है उनके माइंड में एक विजन चल रहा है, एक दर्शन चल रहा है कि आगे जाके क्या बनाया जाएगा, संविधान बनाया जाएगा। और बताओ संविधान बनाया जाएगा तो किसके द्वारा बनाया जाएगा, एक सभा के द्वारा ही तो बनाया जाएगा।
तो इनडायरेक्ट रूप से लोकमान्य तिलक के इस प्रस्ताव में क्या किसके दर्शन होते हैं? संविधान सभा के दर्शन होते हैं। तो भारत में सबसे पहले जो प्रयास करते हैं संविधान सभा की दिशा में, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में कौन? लोकमान्य तिलक। उसके बाद में हम 1906 का जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन है उसकी बात करते हैं। आप सभी को पता है कि 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो जाता है, नरम दल और एक गरम दल, क्योंकि दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी और दोनों का आजादी प्राप्त करने का जो साधन थे वो क्या थे? अलग अलग थे। इस आधारों पर, वैचारिक आधारों पर मतभेद के कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का 1905 में सूरत अधिवेशन में क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। उस समय कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर नेता हुआ करते थे DBN, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी का गरम दल और नरम दल के दोनों दल के जो नेता है वो सम्मान करते थे, रेस्पेक्ट करते थे। तो उन्होंने पूरी प्लानिंग बनाई कि इस बार हम किसको अध्यक्ष बनाते हैं? दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाते हैं। और दादा भाई नौरोजी ने कहा, भाई बात यह है कि गरम दल और नरम दल तुम दोनों को चाहिए क्या? आजादी चाहिए, चलो कोई बात नहीं। इसीलिए इनकी अध्यक्षता में 1906 वाला जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था उसमें स्वराज का संकल्प क्या किया गया? पारित किया गया। तो एक है हमारा स्वराज बिल जो कि इन्होंने प्रस्तुत किया गया था लोकमान्य तिलक के द्वारा। और मैंने यह भी कॉन्टेक्स्ट आपको बताया कि 1906 के अंदर लोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा क्यों स्वराज का जो संकल्प है या जो प्रपोजल है वो प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि वो किसी न किसी प्रकार से गरम दल और नरम दल दोनों के नेताओं को क्या करना चाहते थे? कुछ करना चाहते थे। उसके बाद में बात करते हैं हम भारत शासन अधिनियम 1919 की। भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में यह प्रोविजन था, जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ते हैं और इसके साथ में जब 1935 वाला भी हम अधिनियम जब पढ़ते हैं, तो मैं इनमें एक टेक्निकल डिफरेंस आपको बताता हूं कि भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावना का उल्लेख नहीं था, प्रियम्बल नहीं लिखी थी। लेकिन जो भारत शासन अधिनियम 1919 वाला जो अधिनियम या कानून है उसमें किसका उल्लेख था? प्रस्तावना का उल्लेख था। और भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रियम्बल में या प्रस्तावना में ब्रिटिश सरकार ने यह लिखवाया कि भारत का संविधान बनाने का उत्तरदायित्व किसका होगा? वो ब्रिटिश संसद का होगा। इसका मीनिंग है कि ब्रिटिश सरकार भी ये स्वीकार कर रही है कि हमारे देश के लिए संविधान लिखा जाएगा। ऐसा इसलिए है साथियों क्योंकि वैश्विक स्तर पर सबसे पहले अगर हम विधि के शासन की बात करें, रूल ऑफ लॉ की बात करें, तो यह परंपरा कहां से प्रारंभ होती है? यह परंपरा हमारे प्रारंभ होती है ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन की यह चाहत तो थी कि भारत में भी रूल ऑफ लॉ को लागू किया जाए, संविधान को लागू किया जाए, वहां के लिए भी कानून बनाया जाए। लेकिन उनकी अभी मंशा यह है कि हमारे देश का जो संविधान है वो किसके द्वारा नहीं बनाया जाएगा? भारतीयों के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। अभी तो भारत शासन अधिनियम 1919 में यह लिखा गया कि हमारा देश का जो संविधान है वो कौन बनाएगी? बताओ, ब्रिटिश संसद के द्वारा या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा तैयार किया जाएगा। और ये लिखा किस में था? भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रियम्बल में लिखा था, प्रस्तावना में लिखा था। क्या क्या बात बताई है इस स्लाइड में मैंने? एक तो याद रखो, 1895 में कौन से तिलक आए भाई साहब? लोकमान्य तिलक। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया था। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल को हम कौन सा विधेयक भी बोलते हैं? स्वराज बिल भी बोलते हैं। और इसमें बोला यह गया कि हम आजादी के बाद में लोगों को फंडामेंटल राइट्स देंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की स्थापना करेंगे, यानी कुछ अच्छा अच्छा हम करेंगे, ऐसा इस विधेयक में लिखा गया। ठीक है। दूसरी बात है, मैंने बताया कि 1906 के अंदर कलकत्ता में कन्वेंशन तो होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का। और 1906 के इस इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के कन्वेंशन में या सम्मेलन में ये एक प्रस्ताव लाया गया, जिस प्रस्ताव को हम बोलते हैं, संकल्प को ये बोलते हैं स्वराज संकल्प। और ये क्यों लाया गया? कि किसी न प्रकार से नरम दल और गरम दल के नेताओं के बीच में वापस से जो वैचारिक मतभेद है उसको बुलाया जा सके। और ये सम्मेलन, कन्वेंशन जो हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? सम्मेलन किसके नेतृत्व में हुआ था? DBN के नेतृत्व में, दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में। फिर मैंने बताया आपको भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या प्रस्तावना का उल्लेख था क्या? हाँ जी, भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रस्तावना का उल्लेख था। और इस प्रस्तावना में क्या लिखा था कि भारत का संविधान किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? भारतीयों के द्वारा तैयार किया जाएगा या ब्रिटिश संसद के द्वारा?
किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा तैयार किया जाएगा। बढ़ते हम आगे। अब देखिए, बात है 1922 की। महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं किया था, ये ध्यान रखना। अप्रत्यक्ष उल्लेख मान सकते हैं हम इसको। कैसे? कि 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा का पहले अप्रत्यक्ष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आजादी ब्रिटिश संसद की ओर से कोई उपहार नहीं होगा। कि ऐसा मीनिंग यह है कि ब्रिटिश संसद हमको आजादी की कोई भीख नहीं दे रही है, कोई उपहार नहीं दे रही है, अपितु ये जो स्वराज है भारत के लोगों की आत्मा की क्या होगी? अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। देखिए, आप सभी को पता है कि असहयोग आंदोलन होता है और उसके बाद में चोरा चोरी कांड की घटना होती है। उसके बाद में असहयोग आंदोलन को वहीं पे रोक दिया जाता है 1922 में। उसके बाद में महात्मा गांधी जी देश की जनता का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक वक्तव्य देते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को कितना भी कुचलने का प्रयास कर लिया जाए, लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि हम आने वाले वर्षों में जो आजादी लेंगे वो हमारे जज्बे के साथ में लेंगे। ऐसा नहीं है कि जो ब्रिटिश सरकार है हमको कोई उपहार देगी, कोई तोहफा देगी। कोई उपहार या तोहफा नहीं देगी, ये हमारे संघर्ष का परिणाम होगा। और ये क्या होगा? जो स्वराज है, जो हमारी आजादी है, जो हमारी स्वाधीनता है, ये भारत के लोगों की क्या होगी बताओ? आत्म अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। ऐसा वक्तव्य दिया किसने बताओ? महात्मा गांधी जी ने। इसके अलावा में जब आपको संविधान सभा की बैठकों की हम चर्चा करेंगे, जब हमारी संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी सभापति बना दिया जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। और सच्चिदानंद सिन्हा जब पहले अपने मंच पर बोलना प्रारंभ करते हैं तो वो ये संविधान सभा का इतिहास गिनाते हैं कि ये संविधान सभा रातों रात नहीं बनी है। इस संविधान सभा के गठन के पीछे हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेतृत्व करता है, जिसमें जो बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं, जैसे महात्मा गांधी, जैसे जवाहरलाल नेहरू, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, और अन्य नेता भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं अन्य नेता भी, इन्होंने बार बार विभिन्न मंचों पर इसकी मांग उठाई है। ऐसा संविधान सभा के अंदर बोलते हैं कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। और जब वो अपने वक्तव्य दे रहे होते हैं तो वो कुछ रेफरेंस बताते हैं कि कहां कहां मांग उठाई गई। तो उसमें पहला जो रेफरेंस देते हैं वो 1922 वाला देते हैं कि 1922 में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार की ओर से जो ये आजादी है कोई उपहार नहीं है, कोई तोहफा नहीं है, अपितु ये हमारे जो संघर्ष है, ये जो स्वराज है, ये जो स्वाधीनता है, वो हमारे भारतीयों की क्या होगी? आत्म अभिव्यक्ति होगी। इसका मीनिंग है महात्मा गांधी जी ये बताना चाह रहे हैं कि आने वाले वर्षों में जब हम आजाद होंगे, हम स्वाधीन होंगे, उसके बाद में हम अपना संविधान लिखेंगे। और संविधान लिखने के लिए कौन सी सभा गठित होगी? संविधान सभा गठित होगी। लेकिन ध्यान रखना, प्रत्यक्ष रूप से अभी संविधान सभा शब्द नहीं आया है। यानी संविधान सभा शब्द की फीलिंग आ रही है कि ऐसा कुछ हम करेंगे, लेकिन कहीं पे भी टेक्निकल ये वर्ड अभी लिखा हुआ नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। 1928 में नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि भारत शासन अधिनियम 1919, उसमें यह प्रावधान था कि इस भारत शासन के क्रियान्वयन का प्रत्येक 10 वर्षों में क्या की जाएगी? समीक्षा की जाएगी। उसका प्रत्येक 10 वर्षों में रिव्यू होगा। ठीक है जी। उसके हिसाब से रिव्यू होना कब चाहिए था? 1919 वाले अधिनियम का 1929 में क्या होना चाहिए था? रिव्यू होना चाहिए था, समीक्षा होनी चाहिए थी। और समीक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार वहां से कोई आयोग भेजती। लेकिन हुआ यह कि 1927 के अंदर ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे। तो जब चुनाव होने वाले थे तो वहां की तत्कालीन सरकार ने यह सोचा कि चुनाव से पहले ही हम कुछ बड़ा कदम उठा लेते हैं। और 1929 से 2 वर्ष पहले ही, यानी कि 1927 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए एक आयोग भेजते हैं जिसका नाम था साइमन कमीशन। और देखने वाली बात यह है कि साइमन कमीशन में सभी के सभी लोग कौन थे? ब्रिटिश लोग थे। एक भी भारतीय व्यक्ति को साइमन कमीशन में शामिल नहीं किया गया। जब बार बार भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया तो ऐसी कंडीशन में तत्कालीन जो भारत सचिव थे लॉर्ड
ब्रेकनहेड। लॉर्ड ब्रेकनहेड ने भारतीय लोगों को यह चुनौती दी कि भाई साहब, तुम अगर इतनी बात कर रहे हो कि संविधान इस साइमन कमीशन में हमको शामिल नहीं किया गया है, तो आप इतना करके बता दो कि एक ऐसा संविधान लिख दो जिसमें आप सभी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, अलग अलग धर्मों के समूह के लोग, अलग अलग जाति के लोग क्या हो जाओ, सहमत होके बता दो। ऐसी चुनौती दे डाली किसने? तत्कालीन भारतीय सचिव लॉर्ड ब्रेकनहेड। अब इस चुनौती को इंडिया वालों ने सीरियस ले लिया और उन्होंने कहा, क्या बात करते हो भाई साहब, हम ऐसा कुछ बड़ा कदम करेंगे और पूरा मामला सही कर देंगे। तो फिर उसी चुनौती को देखते हुए हमारे यहां एक नेहरू रिपोर्ट का गठन किया जाता है। कब गठन किया जाता है? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में गठित होती है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जिसमें एक अध्यक्ष और 8 क्या थे बताओ, सदस्य थे। और इन्होंने भाई साहब 1 वर्ष के अंदर क्या लिख के तैयार कर दिया बताओ? संविधान लिख के दे दिया और बोल दिया कि देखो ये ऐसा ऐसा क्या होगा, हमारा संविधान होगा। इसका मीनिंग है, लेकिन फिर भी सभी लोग इस संविधान से सहमत नहीं थे नेहरू की रिपोर्ट से, क्योंकि मुस्लिम लीग ने अपना अलग सूत्रीय प्रोग्राम, 14 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत कर दी थी। इसका मीनिंग है सहमत तो सभी नहीं थे। तो ये नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 सदस्यीय संविधान निर्माण की दिशा में पहला प्रयास था। यानी भारतीयों की ओर से पहली बार एक रिपोर्ट बनाई गई सामूहिक प्रयास के द्वारा। इसका मीनिंग ये दर्शाता है कि संविधान के निर्माण की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन ये याद रखना, इस नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की बात नहीं थी, एक डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि संविधान सभा का गठन भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा लिखा जाएगा, उसके लिए हम एक संविधान सभा का क्या करेंगे बताओ, गठन करेंगे। ठीक है, तो ये नेहरू रिपोर्ट वाली बात याद रखो। उसके बाद में हमारे यहां एक व्यक्तित्व है जिनका नाम है मानवेंद्र रॉय, एमएन रॉय। 1934 में एमएन रॉय और इनके अलावा ये एक पार्टी संचालित करते थे जिनका नाम था स्वराज पार्टी, ने संविधान सभा की क्या उठाई, मांग उठाई। अभी मैंने बताया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने हमारी संविधान सभा की पहली बैठक में जब ये प्रूफ बताया कि बार बार कहां कहां संविधान सभा की मांगे उठाई गई, तो एक में तो 1922 वाला बताया था, फिर 1934 बताया, 36 वाली और आगे वाली कहानी भी बताई थी। तो एमएन रॉय और स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की क्या उठाई, मांग उठाई। एमएन रॉय ने सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के निर्माण की बात की। तो वह प्रथम व्यक्ति जिन्होंने पहली बार हमारे यहां सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर या जनता के द्वारा मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग को उठाया, उनका नाम क्या है, एमएन रॉय। ठीक है, कब मांग उठाई गई बताओ, 1934 में। इसी के जस्ट बाद में क्या है साथियों, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी संविधान सभा के मुद्दे पर अपना पहला आधिकारिक रूप स्पष्ट किया। कांग्रेस के अनुसार ऐसी संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए जो भारतीय जनता की इच्छा को अभिव्यक्त करे, अर्थात भारतीय जनता की इच्छा के अनुरूप हो। 1934 में कांग्रेस पार्टी की जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा भी बोला गया कि हम एक ऐसी संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए जो हमारे संविधान निर्माताओं, हमारे देश की जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करे। इसका सिंपल मीनिंग है कि संविधान सभा का गठन कर दो, किसके द्वारा बताओ, जनता चुनाव कर दे और फिर संविधान सभा का गठन कर लिया जाए। उसके बाद में 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान सभा की मांग को उठाते हुए कहा कि हमारी राजनीतिक और जितनी भी सांप्रदायिक समस्याएं हैं उनका एकमात्र समाधान है, वही क्या है बताओ, यही संविधान सभा। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमारे देश की जितनी भी समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्याएं, एक तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और जो भी कम्युनिकल प्रॉब्लम्स है, जो सांप्रदायिक समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान वो ढूंढ रहे हैं। वो समाधान किस में ढूंढ रहे हैं बताओ, इसी संविधान सभा में। लेकिन शर्त यह है कि संविधान सभा वयस्क मताधिकार के आधार पर, यह संविधान सभा किसके आधार पर बनेगी, वयस्क मताधिकार के आधार पर और विधि से लोकतांत्रिक आधार पर क्या होगी, निर्वाचित होगी। मतलब जनता द्वारा निर्वाचित होगी, क्योंकि जनता द्वारा निर्वाचित होगी तो कौन सा आधार हो जाएगा, लोकतांत्रिक आधार।
और उसमें वयस्क मताधिकार होगा। वयस्क मताधिकार का मीनिंग है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु आज की डेट में 18 वर्ष से अधिक है और जिसको मतदान का अधिकार प्राप्त मिल गया, वही वयस्क मताधिकार है। ठीक है, तो ऐसी मांग किसने उठाई? देखिए इस स्लाइड में हमने क्या क्या पढ़ा है। मैंने बताया है कि सबसे पहले तो अगर बात करूं मैं 1922 में, तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने क्या बोला? महात्मा गांधी जी ने बोला कि ब्रिटिश सरकार की ओर से जो आजादी दी जाएगी ये कोई उपहार नहीं है, ये कोई तोहफा नहीं है, अपितु ये भारतीयों के संघर्ष की पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति होगी, ऐसी बात बोली। उसके बाद में मैंने बताया कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट के द्वारा संविधान अपना संविधान का निर्माण भी किया गया था नेहरू रिपोर्ट के रूप में, और उसमें यह बोला गया कि हमारे यहाँ एक संविधान सभा का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। उसके बाद में मैंने बताया कि 1934 में एमएन रॉय के द्वारा, और एमएन रॉय और इनकी एक पार्टी थी जिनका नाम था स्वराज पार्टी, इस पार्टी के द्वारा पहली बार ये बोला गया कि हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार के आधार पर किसका गठन होना चाहिए? संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो ये पूछते हैं कि पहली बार वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार करने वाले व्यक्तित्व कौन थे? एमएन रॉय, और उनकी पार्टी कौन सी? स्वराज पार्टी। उसके बाद में मैंने कहा 1934 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की जो वर्किंग कमेटी थी, उस कमेटी ने यह स्वीकार किया कि हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन होना चाहिए, अर्थात जो हमारी संविधान सभा है वो जनता की इच्छा का क्या करे? प्रतिनिधित्व करे। उसके बाद में मैंने बताया कि 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि हमारे देश की सभी राजनीतिक समस्याओं और जितनी भी सांप्रदायिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं का एक ही समाधान होगा, और वो क्या है? संविधान सभा। और इस संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया जाएगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। यानी इस प्रकार से समय समय पर संविधान सभा की मांगे विभिन्न मंचों पे क्या हो रही है? उठ रही है। 1938 में जो कांग्रेस पार्टी का जो हीरापुरा अधिवेशन हुआ, ठीक है, जो कहां पे हुआ? हरिपुरा जो अधिवेशन था वो कहां हुआ? गुजरात में। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, और ये संविधान सभा किस आधार पर गठित होगी? वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या होगी? गठित होगी। तो बार बार ये मांग उठ रही है कि हमारे यहाँ संविधान सभा गठित होगी, और किसके आधार पर होगी? वयस्क मताधिकार पे। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की मांग पूर्ण आत्मनिर्णय और सामूहिक मांग का प्रतिरूप होगा। महात्मा गांधी जी ने कहा व्यापक राजनीतिक व दूसरी प्रकार की शिक्षाओं का माध्यम होने के अलावा संविधान सभा हमारी सांप्रदायिक और अन्य विषमताओं का भी हल बता सकती है। ये थोड़ा टेक्निकल ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि किन्होंने ये कहा कि संविधान सभा हमारे देश की सभी राजनीतिक और सांप्रदायिक समस्याओं का समाधान है, तो ये तो कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का। लेकिन सांप्रदायिक एवं अन्य विषमताओं का हल बता सकती है संविधान सभा, ये किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने। इसके अलावा आपको पता है कि पूना पैक्ट के बाद में हमारे महात्मा गांधी जी, ठीक, जो समाज का जो वंचित तबका है उनके लिए एक शब्दावली का प्रयोग करते हैं, उन वर्ग को बोलते हैं हरिजन वर्ग, और उन्हीं वर्ग के नाम पर एक पत्रिका निकालते हैं जिनका नाम था हरिजन पत्रिका। तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका के अंदर प्रकाशित द ओनली वे में लिखा, क्या लिखा? कि सांप्रदायिकता तथा इस प्रकार की अन्य सभी समस्याओं का समाधान किसके द्वारा ही संभव है? संविधान सभा के द्वारा ही संभव है, क्योंकि संविधान सभा एक ऐसा मंच होगा जिसमें सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग, सभी क्षेत्र के लोग, सभी विचारधाराओं के लोग सब एक साथ बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे और उन समस्याओं को खोजने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक एक मंच पे नहीं बैठेंगे तो ये जितनी भी वैचारिक या अन्य प्रकार की जो समस्याएं हैं उनके समाधान पर हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, तो समाधान हमको मिलेगा ही नहीं। तो तरीका क्या है? द ओनली वे क्या है? ओनली वे है संविधान सभा। किसके लिए? सांप्रदायिकता तथा इस प्रकार की अन्य समस्याओं के समाधान के लिए ये की है। उसके बाद में ब्रिटिश सरकार की ओर से क्रिप्स मिशन में भी कहा गया कि भारत में प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और इन चुनावों में प्रांतीय विधायिकाएं निर्वाचक मंडल की भूमिका निभाएगी। अभी हमें आगे बताऊंगा कि पहली बार ब्रिटिश सरकार की ओर से कब यह मान लिया गया कि भाई साहब ठीक है, अब आप अपना संविधान बना लेना, और संविधान बनाने के लिए किसका गठन कर लेना? संविधान सभा का गठन कर लेना।
यह पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कब माना? यह पहली बार माना 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में ब्रिटिश सरकार की ओर से एक मिशन भेजा जाता है क्रिप्स के नेतृत्व में, इसलिए इस मिशन को बोलते हैं क्रिप्स मिशन। और इस मिशन में पहली बार, हर वो बात महत्वपूर्ण है जो पहली बार होती है, जो आपकी जिंदगी में भी हो और किसी सब्जेक्ट में भी हो। तो पहली बार ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के निर्माण की बात को स्वीकार किया और ये बोला कि आपकी संविधान सभाएं कैसे गठित होगी, कि आपके जो प्रांतों में जो प्रांतीय विधानसभाएं चल रही हैं, उन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा इस संविधान सभा का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 1945 में तेज बहादुर सिप्रू समिति, आगे हम देखेंगे जब डीपीएसपी का प्रोविजन पढ़ेंगे तो डीपीएसपी के प्रोविजन में मैं बताऊंगा कि हमारे यहाँ फंडामेंटल हमारे जो अधिकार हैं उनको वाद योग्य और अवाद योग्य अलग अलग विभाजित किया गया है। संविधान सभा से पहले ये सुझाव किसने दिया था कि इन अधिकारों को वाद योग्य और अवाद योग्य बनाया जा सकता है? वो सुझाव दिया था तेज बहादुर सप्रू ने। इस समिति ने भी संविधान के निर्माण की योजना क्या की थी? प्रस्तुत की थी। कब प्रस्तुत की थी? 1945 में। अगला स्टेटमेंट है कि हमारे यहाँ समाजवादी दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन और वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था। ये क्वेश्चन आरएस प्री 2025 वाले में पूछा गया कि वह कौन सी राजनीतिक पार्टी थी जिस राजनीतिक पार्टी ने ये मांग की कि संविधान सभा को भंग किया जाए और इस संविधान सभा का जो गठन है वो पूर्णतः वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए और जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित होने चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे लॉजिकली सोल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमें सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। अब मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं, क्या हिंदू महासभा इस बात को की मांग करेगी क्या कि जो संविधान सभा बन गई थी उसका को हम भंग कर दें? हिंदू महासभा इस बात की इसलिए मांग नहीं करेगी क्योंकि हमारी संविधान सभा में मैक्सिमम कौन से समूह का प्रतिनिधित्व था? हिंदू धर्म के समूह का प्रतिनिधित्व था। तो इस सभा को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो ये तो बोलेगी भाई साहब सही बात चल रही है। उसके बाद में बताओ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी क्या संविधान सभा का भंग करने की बात करेगी? नहीं भाई साहब, उनकी सहमति से तो लगभग संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया तय हुई थी, तो वो भी ऐसे भंग करने की बात नहीं करेगी। लेकिन जो समाजवादी लोग हैं, समाजवादी लोग किसकी बात करते हैं? समाजवादी लोग स्पेशली हमारे यहाँ मजदूर और किसानों की बात करते हैं। और आपको पता है तत्कालीन समय में भारत का मैक्सिमम तबका कौन से समूह में था? या तो मजदूर था या किसान था। और समाजवादी पार्टी को पता था कि अगर इस हमारी संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हो गया? वयस्क मताधिकार के आधार पर हो गया, तो जो समूह हमारा वोट बैंक है मजदूर और किसान, वो तो हमको ही सपोर्ट करेगा। और इस संविधान सभा में मैक्सिमम कौन से लोगों का प्रतिनिधित्व मिलेगा? वह लोग जो किसान के नेतृत्व करता है या मजदूरों के नेतृत्व करता है। इसलिए किसके आधार पर मताधिकार की बात की गई? वयस्क मताधिकार की बात की गई। और वो किसके आधार पर कौन चुनेगी बताओ? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही चुने जाए। आगे भी इसको हम आपको आपस से डिस्कस कर लेंगे। अब इस इतिहास की कहानी में अभी तक हमने ये जाना कि किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार के समक्ष हम बार बार संविधान सभा की मांग रख रहे हैं, लेकिन कई बार होता है जिंदगी में हम दूसरे लोगों के सामने अलग प्रकार के प्रपोजल प्रस्ताव ठीक है लेके जाते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि भाई अगला कुछ स्वीकार करे तो वैसे ही हमारे संविधान सभा के गठन के लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा अलग अलग प्रस्ताव, संकल्प या वक्तव्य दिए गए, अलग अलग मंचों पे अलग अलग मांग उठाई गई। ब्रिटिश सरकार ने कब इस मांग को स्वीकार किया उसको भी पढ़ना जरूरी है। देखिए 1940 के अंदर हमारे यहाँ तत्कालीन जो भारत के वायसराय थे या जो तत्कालीन भारत के जो गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड लिंथिगो। और इनके नेतृत्व में या इन्हीं के नाम से एक प्रस्ताव आता है जिसको हम अगस्त प्रस्ताव भी बोलते हैं या लिंथिगो प्रस्ताव भी बोलते हैं। अगस्त प्रस्ताव भी इसको कहा जाता है। इसमें बोला कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा तैयार किया जाएगा। यह बात सर्वप्रथम स्वीकार की गई किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। देखिए 1939 में आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने वाला था। अब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय लोगों को अपने पक्ष में लेना था
या भारतीय लोगों का सहयोग लेना था? किसको बताओ? ब्रिटिश सरकार को। और ब्रिटिश सरकार को अगर भारतीयों का सहयोग लेना है तो कुछ तो भाई साहब ऑफर देंगे, और ऑफर ये दिया किसने बताओ? लिंथिगो ने ये प्रस्ताव रखा, अगस्त प्रस्ताव, और उन्होंने कहा अगर आप क्या करते हैं, हमें इस विश्व युद्ध के अंदर आप सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, भारतीय लोग हमारी ओर से लड़ने के लिए आते हैं, तो हम आपको उपहार दे रहे हैं कि ये जैसे ही युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद में आप अपने संविधान का क्या कर लेना? निर्माण कर लेना। कौन निर्माण कर लेना? भारत के लोग, तुम खुद ही अपने संविधान का निर्माण कर लेना। तो पहली बार ब्रिटिश सरकार ने ये कब स्वीकार किया गया कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा ही लिखा जाएगा? ये स्वीकार किया गया अगस्त प्रस्ताव में या लॉर्ड लिंथिगो प्रस्ताव में। ये इस बात को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। लेकिन मैंने आपको बताया 1919 वाले अधिनियम में क्या लिखा था? नहीं भाई साहब, भारत का संविधान भारतीय नहीं लिखेंगे। कौन लिखेगी? ब्रिटिश संसद लिखी। लेकिन जो भी हो, 20-21 वर्षों के बाद में ब्रिटिश सरकार ने अपनी मंशा बदली। लेकिन याद रखना है कि इस अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा का क्या नहीं था? स्पष्ट उल्लेख नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के गठन का स्पष्ट प्रोविजन नहीं था। भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों ने अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा भाई साहब विश्व युद्ध समाप्त, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा है, ये समाप्त होने के बाद में गठन नहीं करना है, संविधान निर्माण का मौका बाद में नहीं देना है, हमें तो तुरंत चाहिए। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, मुस्लिम लीग की बात कर ले, या स्वराज पार्टी की बात कर ले, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी, उन्होंने इस अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया साथियों? अस्वीकार कर दिया। अगला क्या है? क्रिप्स मिशन। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, और क्रिप्स मिशन में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कौन से शब्द का प्रयोग किया? पहली बार भारतीयों की ओर से संविधान सभा का प्रयोग कौन करते हैं बताओ? एम.एन. रॉय करते हैं। और स्वराज पार्टी की ओर से यह प्रयोग किया जाता है कि संविधान सभा गठित होगी, ठीक है, और उस संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहली बार ये मांग कब स्वीकार की गई? क्रिप्स मिशन 1942 में संविधान सभा के निर्माण की मांग को सर्वप्रथम क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, लेकिन इसके आधार पर हमारे यहां इस ब्रिटिश सरकार ने तो कहा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन संविधान सभा का गठन क्रिप्स मिशन के आधार पर नहीं किया गया। अभी तो हमारे देश में जो संविधान सभा बनी उसका गठन किसके आधार पर किया गया? कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। कैबिनेट मिशन जो मार्च 1946 में भारत आया। इसको हम कैबिनेट मिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस मिशन में जो 3 व्यक्ति आए थे वो कौन थे? वो व्यक्ति आए थे, जो ब्रिटिश व्यक्तित्व आए थे, वो ब्रिटेन की जो कैबिनेट थी, यानी ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल के सदस्य थे। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिशन बोलते हैं। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में नवंबर 1946 में संविधान सभा का क्या किया गया? निर्माण किया गया। ठीक है, तो बताओ पहली बार संविधान के निर्माण की मांग तो ब्रिटिश सरकार ने कौन से प्रस्ताव में स्वीकार की? अगस्त प्रस्ताव में। फिर संविधान सभा के निर्माण की मांग पहली बार कौन से प्रस्ताव में स्वीकार की गई? क्रिप्स मिशन में। फिर आपको ये बताओ कौन से मिशन के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया? तो वो है कैबिनेट मिशन। ठीक है जी। कैबिनेट मिशन क्यों? आखिर ब्रिटिश सरकार के सामने कौन सी परिस्थितियां हुई कि ब्रिटिश सरकार को क्या भेजना पड़ गया? कैबिनेट मिशन भेजना पड़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में 1945 के अंत तक ब्रिटिश संसद, यानी कि वहां की जो कॉमन सभा है, निम्न सदन है, में आम चुनाव हुए। कॉमन इलेक्शन होने थे, आम चुनाव होने थे, जनरल इलेक्शन होने थे। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1945 में ब्रिटिश जो संसद है उसका जो हाउस ऑफ द कॉमन्स है, उस हाउस ऑफ द कॉमन्स के जनरल इलेक्शन हुए, आम चुनाव हुए। और इन आम चुनाव में वहां का जो चर्चिल था, वहां का जो प्रधानमंत्री चर्चिल और उसकी जो पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी, वो चुनाव में क्या हो गई बताओ? हार गई। और वहां पे अब सरकार किसकी आई बताओ? क्लीमेंट एटली की सरकार। जो कौन सी पार्टी की सरकार बताओ? लेबर पार्टी की सरकार। लेबर पार्टी की सरकार मतलब मजदूरों की सरकार। मजदूरों की सरकार मतलब समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा को सपोर्ट करने वाली सरकार। और साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा को जो स्वीकार करते हैं, क्या वो बताओ शोषण की बात करेंगे? वो तो शोषण की को मिटाने की बात करते हैं, शोषण से मुक्ति की बात करते हैं। और वो इसका मीनिंग है साम्राज्यवाद को सपोर्ट करेंगे? नहीं, वो तो साम्राज्यवाद को मिटाने की बात करते हैं। इसलिए लेबर पार्टी ने
क्लेमेंट एटली की लेबर पार्टी ने कहा भाई साहब अब वैश्विक स्तर पर हमारे द्वारा जहां जहां शोषण किया जा रहा है, जहां जहां हमारे साम्राज्य का विस्तार है, हम उसको हटाएंगे। हालांकि वो समय भी आ गया था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में ब्रिटिश सरकार कमजोर हो गई थी, तो उनको वैसे ही अब हमको आजादी देनी थी। ऐसी स्थिति में भारत की स्वतंत्रता पर भावी स्थिति पर विचार करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की सरकार ने 3 सदस्यों के कैबिनेट मिशन को कब भेजा? 24 मार्च 1946 को भारत भेजा। तो ये याद रखना है, मार्च में आया था, है ना? कौन सी डेट को आया था बताओ? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। और इस मिशन में ब्रिटेन मंत्रिमंडल के कितने सदस्य थे? 3 थे। 3 सदस्य कौन कौन थे? एक तो है लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, और एक है स्टेफोर्ड क्रिप्स, और एक है एवी अलेक्जेंडर। 3 लोग थे ना। एक तो हमारे कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, और वो उस समय के भारत के क्या हुआ करते थे? भारत सचिव हुआ करते थे। और भारत सचिव कौन होता था? भारत सचिव ब्रिटेन की जो मंत्रिमंडल है उसका कैबिनेट मंत्री होता था। एक रोचक बात ये बता दूं कि ब्रिटेन में मंत्रियों को मंत्री नहीं बोलते हैं, ब्रिटेन में मंत्रियों को क्या बोलते हैं बताओ? सचिव बोलते हैं, है ना? तो एक तो जो भारत के मामलों को संभालने वाला है वो आएगा। दूसरी बात है, ये भारत में क्यों आए थे ब्रिटेन के लोग? व्यापार के लिए। एक तो एक व्यापार वाला व्यक्ति आएगा, और किसके थ्रू आए थे बताओ? जहाज के थ्रू आए थे। तो एक कौन सा आएगा बताओ? नौवहन विभाग वाला। तो कौन कौन आए? एक भारत सचिव आया, एक व्यापार बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो आया, और एक नौवहन विभाग का जो हेड था वो आया। ठीक है। भारत सचिव कौन थे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन ने देखो मार्च में आया, और मार्च अप्रैल मई तक आते आते इसने अपना जो प्लान है वो क्या कर दिया? पब्लिश कर दिया। 16 मई 1946 को इसने अपनी जो भी योजना थी उसको क्या कर दिया? पब्लिश कर दिया। अब इस योजना ने को जब पब्लिश किया तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कैबिनेट मिशन योजना उन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सर्वश्रेष्ठ योजना थी। भाई जिंदगी में होता है कि हमें भी हमेशा सर्वश्रेष्ठ की तलाश होती है, लेकिन कई बार तत्कालीन परिस्थितियों में जो मिल जाए वही अपने आप में क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ होता है। तो यही महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई हो सकता है कि और भी बेहतर प्लान हो, लेकिन आज की परिस्थितियों में कैबिनेट मिशन से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। 1 मिनट के लिए कैबिनेट मिशन की कहानी को वापस समझिए। मैंने क्या कहा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, अंत होने के बाद में, ब्रिटेन के अंदर वहां की जो ब्रिटिश संसद है, या वहां की जो ब्रिटिश संसद की जो जनरल कॉमन सभा है, उस कॉमन सभा के क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। निम्न सदन के चुनाव होते हैं। जो हमारी लोकसभा है ना, वैसे ही वहां पे कॉमन हाउस है। और उस चुनाव में यह हुआ कि वहां की जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, जो रूढ़िवादी पार्टी थी, जो सत्ता बनाए रखने वाली मानसिकता वाली जो पार्टी थी, जो साम्राज्यवाद को बनाए रखने की मानसिकता से घर्षित वाली जो पार्टी थी, वो चुनाव में हार गई। चर्चिल की पार्टी हार गई। और अब क्लीमेंट एटली की पार्टी चुनाव जीती, जो लेबर पार्टी थी, जो मजदूरों की पार्टी थी, जो आम आदमी की बात करती थी, जो साम्राज्यवाद को समाप्त करने की बात करती थी, जो शोषण को समाप्त करने की बात करती थी, ये पार्टी चुनाव जीत के आई। अब उन्होंने कहा कि हम भाई भारत को आजादी देंगे, तो हम धीरे धीरे आजादी देंगे, यानी कि वो अपना अगला प्रोजेक्ट भी तैयार कर ले। अगला प्रोजेक्ट क्या तैयार कर ले? कि भाई हम स्वतंत्रता उनको कैसे देंगे, उसके बाद में वो अपनी संविधान का निर्माण कैसे करेंगे, उसकी पूरी भावी योजना तैयार करने के लिए क्लीमेंट एटली ने एक मिशन भेजा, जिस मिशन को हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? 3 लोग थे। एक तो भारत सचिव आए थे, और एक कौन आए थे? व्यापार मंडल बोर्ड के अध्यक्ष भी आए थे, और तीसरे कौन थे? नौवहन विभाग के जो अध्यक्ष भी थे। ठीक है। तो इन्होंने जो योजना, ये आए कब थे? ये आए थे 24 मार्च 1946 को, और 16 मई 1946 तक आते आते इन्होंने अपनी योजनाएं क्या कर दी? पब्लिश कर दी। और इसमें कौन कौन थे बताओ? एक तो लॉरेंस था। कौन सा लॉरेंस है बताओ? पैंथिक लॉरेंस है। और एक क्या है बताओ? वही क्रिप्स 1942 में जो आया था ना, उसको बोला भाई साहब तू गया हुआ है, एक बार वापस जा, तेरे को अनुभव है ना। और एक कौन थे बताओ? एबी अलेक्जेंडर, है ना। उसके बाद में देखो इस कैबिनेट मिशन के बारे में भी 2-3 बातें जान लेते हैं कि कैबिनेट मिशन के महत्वपूर्ण प्रोविजन क्या थे। इसके अंदर हमारे यहाँ एक तो भारत संघ का गठन होगा, यानी कि वही
फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। और फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किस किस के द्वारा होगा, हम जानते ही हैं। संघ का गठन किसके द्वारा होता है, एक तो संघ सरकार और साथ में कौन सी सरकारें बताओ, राज्य सरकारें। तो राज्य सरकारें उस समय कौन कौन थी, एक तो ब्रिटिश भारत यानी जिसको हम ब्रिटिश प्रांत भी बोलते हैं, और इसके साथ में किसको शामिल किया जाएगा, देशी रियासतों को शामिल किया जाएगा। लेकिन आप मेरे को बताओ, भारत में पहली बार फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात कब की गई, पहली बार फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। पहली बार भारत में फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात की गई, लेकिन वो व्यवहार में नहीं आ सका क्योंकि देशी रियासतों ने फेडरेशन ऑफ इंडिया में आने में अपनी रुचि नहीं दिखाई। दूसरा, यहां इंटरेस्टिंग बात देखिए, इन्होंने बोला कि संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करेंगे, इसका मीनिंग है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाएंगे, लेकिन संघ के पास केवल 3 विषय होंगे। एक तो भाई संघ विदेश का मामला देख ले, एक रक्षा का मामला देख ले, और कौन सा मामला देख ले, संचार का मामला। ये 3 विषय वस्तु ही संघ के पास में होंगे, और बाकी सभी विषय किसके पास हो जाएंगे, वो राज्यों के पास में होंगे। यहां कुछ ऐसा लग रहा है, जैसा मॉडल लग रहा है यूएसए जैसा मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा। यहां अवशिष्ट विषय किसको देने की बात की गई थी, प्रांतों को देने की बात की थी। देखो, अवशिष्ट विषयों का इतिहास एक साथ जान लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी पढ़ाता हूं। अवशिष्ट विषय किसके पास थे, वो थे जी हमारे जीजी के पास में, यानी गवर्नर जनरल के पास में। उसके बाद में बताओ, कैबिनेट मिशन के द्वारा ये अवशिष्ट विषय किसको देने की बात की गई थी, कैबिनेट मिशन के द्वारा ये अवशिष्ट विषय देने की बात की गई थी प्रांतों को। उसके बाद में मैं बात करूं कि अगर वर्तमान में इन रेजिड्यूरी सब्जेक्ट के बारे में या अवशिष्ट विषयों के बारे में कहां लिखा है, भारतीय संविधान के 248 में, और ये विषय वर्तमान में किसके पास में होंगे, भारतीय संसद के पास में। ने आज की डेट में जो अवशिष्ट विषय हैं उन पे कानून कौन बनाएगी, वो कानून बनाएगी संसद। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट क्या होते हैं, जो विषय वस्तु का उल्लेख ना तो संघ सूची में होता है, ना राज्य सूची में होता है, और ना ही समवर्ती सूची में होता है। जो विषय लिखना हम भूल गए, क्यों भूल गए, क्योंकि ऐसा विषय हो सकता है उस समय एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो। जैसे जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय साइबर क्राइम जैसा तो कोई मामला था ही नहीं, तो साइबर क्राइम वाला मामला किसमें आ गया बताओ, अवशिष्ट विषय आज की डेट में किसके पास में है, संसद के पास। और इस कैबिनेट मिशन में बोला गया बताओ किसका गठन होगा, संविधान सभा का क्या होगा, गठन होगा। अब इस कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा के संबंध में कैबिनेट मिशन के क्या क्या प्रावधान थे भाई, बाकी चीजें तो प्रोविजन तो ठीक है, लेकिन स्पेशली हमें वो प्रोविजन देखना है कैबिनेट मिशन के जो किसके कॉन्टेक्स्ट के लिए थे, किसके संदर्भ में थे, संविधान सभा के लिए। पहली बात तो संविधान सभा का गठन किसके आधार पर होगा बताओ, वयस्क मताधिकार के आधार पर संवैधानिक रूप से स्वीकार किया गया। बोला गया कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन ने कहा किसके आधार पर होना चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। इसका मीनिंग है कि वो व्यक्ति 18 वर्ष या उस समय मान लो 21 वर्ष जो भी आयु निश्चित हो, वो व्यक्ति मतदान करे, उसके बाद में संविधान सभा का गठन हो। जैसे आज लोकसभा के चुनाव होते उस प्रकार से संविधान सभा का क्या किया जाए, गठन किया जाए। लेकिन तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों में ये चीज क्या नहीं थी बताओ, व्यवहारिक नहीं थी, अव्यवहारिक थी। क्यों भाई, अगर मान लो कि संविधान सभा का गठन करना है और ब्रिटिश सरकार क्या बोल रही है, वयस्क मताधिकार के आधार पर गठन होगा, तो फिर क्या करें कि पहले तो पूरे देशवासियों की क्या बनाए बताओ, मतदाता सूची तैयार करें, 1-2 वर्ष उसी में लग जाते। उसके बाद में पूरा निर्वाचन चुनाव करवाने का तंत्र या सिस्टम बनाते, चुनाव आयोग बनाते, फिर वो चुनाव करवाता, फिर उसके रिजल्ट आते, इतने में 3-4 वर्ष चले जाते, और इतने में हो सकता है वापस से ब्रिटिश सरकार क्या हो जाए बताओ, पावरफुल हो जाए और शासन को आगे बढ़ा दे। तो इसलिए हमने बोला कि नहीं भाई साहब, हम तो संविधान सभा का गठन कर लेंगे, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं, कुछ और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग कर लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हेतु प्रांतीय विधायिका की जो निम्न सदन था, जो विधानसभा थी, उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली और मनोनयन के आधार पर स्वीकार किया गया। यद्यपि प्रांतीय विधानसभा का निर्वाचन सीमित मताधिकार के आधार पर था, कर, संपत्ति और शिक्षा के आधार पर ही प्राप्त हुआ था। तो बोला फिर क्या करें, फिर हम वयस्क मताधिकार के आधार पर हम नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाते हैं। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है जहां जनता मतदान नहीं करे, अपितु जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा क्या किया जाए, मतदान किया जाए। तो कौन से जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा मतदान किया जाए, उस समय जो हमारे ब्रिटिश प्रांत थे और ब्रिटिश प्रांतों में जो प्रांतीय विधानमंडल चल रही थी, और उन प्रांतीय विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो संविधान सभा के सदस्यों का क्या कर दे, चुनाव कर दे।
और फिर वो लोग सब संविधान सभा में आके बैठ जाए। लेकिन मुद्दे वाली बात थी कि जो प्रांतीय विधानमंडल का जो निम्न सदन था, विधान परिषद नहीं था, कौन थी बताओ? विधानसभा। ये जो निम्न सदन था, इस निम्न सदन के सदस्य भी जो जनता द्वारा चुन के आते थे, इसमें ऐसा नहीं है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुन के आते थे। उस समय मतदान का अधिकार सीमित अधिकार था, कुछ ही लोगों तक था। ऐसा था कि भाई इस इनकम से ज्यादा अगर किसी को इनकम हो रही है तो उसको वोट देने का अधिकार है। अगर उसके पास में ये शिक्षा का, मान लो इतनी शिक्षा है, तो उसके बाद में भी उसको क्या है, मतदान देने का अधिकार है। उसके बाद में ही ऐसा होता था। ठीक है। प्रतिनिधि सभा 3 समुदायों से चुनी जाएगी, एक जिसमें सामान्य होंगे, दूसरा क्या होंगे बताओ, मुस्लिम होंगे, और तीसरे क्या होंगे, सिख प्रांतों की जनसंख्या के अनुपात में। यानी कि जिस जिस प्रांत की जितनी जितनी जनसंख्या है, उसी उसी अनुपात में उस प्रांत से उतने उतने प्रतिनिधि चुने जाएंगे। यानी कि सामान्य जितने हैं उतने में सामान्य प्रतिनिधि आ जाएंगे। अगर मान लो 30% अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, तो वहां पे अगर मान लो 10 सदस्य आ रहे हैं तो 10 में से 3 वहां से आएंगे। और मान लो 10% जनसंख्या सिख कम्युनिटी के, तो एक सदस्य 10 में से वहां से आ जाएगा। प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय को जितने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजने थे, उनका निर्वाचन प्रत्येक समुदाय अलग अलग करेगा, है ना। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के अलग निर्वाचन होगा, सिख समुदाय के सदस्यों का अलग होगा, और सामान्य का अलग होगा। प्रत्येक समुदाय के लिए आवंटित सीटों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के निम्न सदन के द्वारा समुदायों के सदस्यों के द्वारा कौन सी पद्धति से, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए तय याद रख ले कि जब जब भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है, तब तब कौन सी प्रणाली का प्रयोग हो रहा है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इस प्रणाली को हम बोलते हैं PRSTB। जहां जहां आपको अप्रत्यक्ष निर्वाचन दिख जाए, वहां वहां कौन सी पद्धति होगी, PRSTB। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, वहां पे कौन सी पद्धति चलती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम अपनाया जाता है। जहां कौन सा निर्वाचन हो रहा है भारत में, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, तो अभी के लिए केवल इसको याद रखना है, समझेंगे इसको हम डिटेल में राष्ट्रपति और राज्यसभा के चैप्टर में। संविधान सभा के सदस्य ब्रिटिश प्रांतों, देशी रियासतों और चीफ कमिश्नर से लिए जाने का प्रावधान था। भाई उस समय एक भारत 3 रूप में विभाजित था देखा जाए तो। एक ब्रिटिश प्रांत थे जहां पे ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता था। एक देशी रियासतें जहां पे अप्रत्यक्ष नियंत्रण तो ब्रिटिश सरकार का था, लेकिन डायरेक्ट रूप से वहां शासन कौन करते थे, वहां के राजा और महाराजा। और इसके अलावा चीफ कमिश्नरेट व्यवस्था चलती थी 4 जगह, एक हमारे राजस्थान के अजमेर मेरवाड़ा में, एक कुर्ग में, एक दिल्ली में और एक बलूचिस्तान में। प्रतिनिधियों का आधार क्या होगा कि प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर कितना कैंडिडेट चुना जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा का एक सदस्य चुन के आएगा। प्रांतों को 3 भागों में ABC में विभाजित किया जाएगा, जिसमें से सभी तीनों समूह पहले अपना संविधान तैयार करेंगे। इस प्रकार कैबिनेट मिशन ने प्रत्येक प्रांत को अपने अलग संविधान की व्यवस्था नहीं की, बल्कि प्रांतों के लिए इन 3 समूह का संविधान बनाने की व्यवस्था थी। परंतु देश की आजादी के बाद में संप्रभु संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को नहीं माना। देखो इसमें ऐसा प्रोविजन था कि जैसे मान लो 3 समूह बना दिए, एक के अंदर रख दिया, मान लो हमारे यहाँ संयुक्त प्रांत को रख दिया, ठीक है, उधर मान लो पास में ही बिहार को रख दिया, मध्य प्रांत, इनको इधर रख दिया। बी में रख दिया कि ये बिहार है, इधर मान लो बंगाल आ गया, और सी में रख दिया मान लो कि ये हमारा मद्रास आ गया, ठीक है, और बॉम्बे प्रांत आ गया। बोला गया कि देखो ये पहले अपना संविधान बनाए, ये अपना संविधान बनाए, फिर ये अपना संविधान बनाए, और फिर पूरा मिलकर पूरे देश का संविधान बनाया जाए। अलग अलग प्रांत अपना अलग अलग संविधान बनाएगा, ये बात स्वीकार नहीं है कि प्रांतों के 3 समूह होंगे, वो तीनों समूह अपना अलग अलग संविधान बनाएंगे और फिर भारत का संविधान बनाया जाएगा। लेकिन क्या हमने ऐसे अलग अलग प्रांतों के समूह का संविधान बनाया या केवल एकल संविधान बनाया? हमने तो केवल एकल संविधान बनाया, और जो कौन सा संविधान है, भारत का संविधान। ठीक है, तो इसलिए परंतु देश की आजादी के बाद में हमने संप्रभु संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को नहीं माना। यानी प्रांतों को कार्यपालिका, प्रांतों को क्या बनाने का अधिकार होगा, प्रांतों को कार्यपालिका और विधानमंडल के साथ साथ समूह बनाने की भी क्या दी गई थी, बताओ, शक्तियां दी गई थी। अब हम संविधान सभा के जो कितने कितने सदस्य आए, कहां से कितने सदस्य चुन के आए, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने संविधान सभा की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उसके बारे में जाना, किस प्रकार से भारतीय
राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा समय समय पर अलग अलग मंचों पे मांग उठाई गई और किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को स्वीकार किया अंतिम रूप में कैबिनेट मिशन के रूप में। कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन कब आया, क्यों आया, उसमें क्या प्रस्ताव था, यानी उसकी कुछ बातें जो प्रस्ताव वाली वो हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखना है। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।